विचार विमर्श में हर सप्ताह हम अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे उस विषय को आप बेहतर ढंग से समझ सके। आज के अगर कार्यक्रम की बात की जाए, आज का हमारा विषय है मृदा रहित खेती। जी हाँ, यानी मिट्टी के बिना खेती। आप भी ये जानकर थोड़े से हैरान ज़रूर हुए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, लेकिन ये संभव है और इसी के लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं लगातार अनुसंधान भी कर रहे हैं, शोध भी यहाँ किए जा रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। इससे संबंधित जानकारी आज हम कार्यक्रम में अपने विशेषज्ञ से लेंगे। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ जो मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम पटेल जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अगर बात की जाती है मृदा रहित खेती की, यानी सॉइल लेस कल्टीवेशन की, किस तरीके से संभव है। और इनके साथ साथ हमारे जो दूसरे विशेषज्ञ कार्यक्रम में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम कहते हैं मृदा रहित खेती की अगर बात करते हैं, यानी मिट्टी के बिना खेती की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारे किसान कौन कौन सी फसलों का चयन कर सकते हैं, ये हम यहाँ डॉक्टर प्रवीण से जानने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं के साथ हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। इनसे हम जानने की यहाँ कोशिश करेंगे कि अगर हमारे जो किसान हैं वो बिना मिट्टी की खेती अगर करते हैं तो उनकी लागत कितनी आएगी और किस तरह का एक आधारभूत ढांचा जो है उसकी ज़रूरत होगी इसके लिए, क्योंकि तकनीक जो है उसको समझना बेहद ज़रूरी। उस तकनीक की लागत जो है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हसन। लेकिन सबसे पहले जब बात की जाती है, जो हमारे विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो शायद उनके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वाकई ये संभव है। इस संभव कैसे है, ये सबसे पहले हम डॉक्टर नीलम आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं सॉइल लेस कल्टीवेशन यानी मृदा रहित खेती कर हम बात करते हैं, क्योंकि मृदा के बिना शायद किसान सोच भी नहीं सकते हैं कि वो खेती कर सकते हैं, लेकिन कैसे ये संभव हो पाया है। किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना, आज हम बात करने वाले हैं मृदा रहित खेती। मतलब एक खेती की ऐसी तकनीक जिसमें हमें मिट्टी की आवश्यकता ना हो और बिना मिट्टी के हमारे किसान भाई खेती कर सकें। जी, आप जैसा कि जानते हैं हमारे देश में बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं, उन ज़मीनों में जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता ऐसी नहीं रहेगी कि किसान हमारे खेती कर पाएँ। और दूसरी बहुत सारी ज़मीनें हमारी पथरीली हैं और रेतीली हैं। तो जहाँ पर हमारे किसान भाई ऐसी ज़मीनें हैं, उनके साथ समस्या ये रहती है कि दिनों दिन जो खेती की हमारी अच्छी ज़मीन है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल। और जो ये हमारी कम गुणवत्ता वाली ज़मीनें हैं, इन पे हमारे किसान भाई खेती लेने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। जी। और दूसरा आप देख रहे हैं जैसे हमारे देश में शहरीकरण बन रहा है और हमारे जो बहुत सारे लोग गाँव से हमारे शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो अब ये भी है कि हर कोई चाहता है कि वो सब्जी अपने लिए ज़रूरत के मुताबिक अपने घर में पैदा कर सके। तो एक तो ये हो गया कि जहाँ हमारी गुणवत्ता की ज़मीन नहीं है वहाँ पर, और दूसरा जहाँ शहरों में हमारे पास ज़मीन नहीं है, खेत नहीं है, वहाँ पर घर की छतों पर हम इस तकनीक से खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि मृदा रहित, मतलब इसमें है कि मृदा की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जिनके माध्यम से हम मृदा को रिप्लेस कर पाएँ और उसके से खेती करें। जी, यानी विकल्प हम यहाँ जान सकते हैं, मृदा के अलावा जो विकल्प हैं उनके जरिए खेती कर सकते हैं। उनके जरिए खेती कर सकते हैं। और ये हमारे संस्थान में भी और कई जगह विदेशों में भी इन तकनीकों का प्रयोग किसान बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसमें सफलता पा रहे हैं। तो इसमें ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अगर ये खेती करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगी। बस आपको इसकी जानकारी होनी आवश्यक है, और अगर आपके पास संपूर्ण जानकारी है और आपके पास इसका प्रशिक्षण हो तो आप अपने बहुत अच्छे से, जो हमारे पास किसान भाई हैं जिनके पास ज़मीनें कम हैं, उस तरह की ज़मीनों में भी इस तरह की आप फसल कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता की साल भर इनके द्वारा सब्जियां ले पाना संभव होता है। बिल्कुल, साल भर देखिए जो गुणवत्ता वाली सब्जियां हैं उनकी हमारे किसान यहाँ खेती कर सकते हैं। और ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ पहुँचता है, फ़ायदा उनको हो सकता है, दोगुना फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर प्रवीण, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं मृदा रहित खेती की, जैसा कि अभी यहाँ डॉक्टर नीलम ने भी हमें बताया कि जो किसान है वो बिना मिट्टी की खेती कर सकते हैं, या उनके पास अगर हम बात करते हैं भूमि जो है उतनी शायद नहीं है, उनके लिए भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन यहाँ पर जो एक समस्या शायद जो हमारे किसान उनके सामने आती होगी कि अगर वो मिट्टी रहित खेती करते हैं, बिना मिट्टी की खेती कर रहे हैं, तो उनके पास विकल्प क्या है, यानी वो कौन कौन सी फसलें इसके तहत ले सकते हैं। देखिए, जैसा डॉक्टर नीलम ने बताया, तो जो मृदा रहित कृषि है तो इसमें हम 2-3 तरह से खेती करते हैं। एक तो जो आपने मृदा को हटाया, मृदा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जगह पर कोई सॉलिड मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है कि आप इसको हाइड्रोपोनिक्स, जिसको अधिकतर लोग कंफ्यूज करते हैं मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स से, लेकिन जबकि ये 2-3 तरीके से हो सकती है। जो पानी के साथ करते हैं, जिसमें हम फसलें सिर्फ पानी में लगाते हैं, उसमें जो
रासायनिक उर्वरक जो है वो पानी के माध्यम से ही देते हैं और पानी में ही फसलें होती हैं। तो जैसे कि हमारे यूनिट में भी छोटा सा एक लगा हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं आप कि वो पानी में होती है, और कुछ जिसमें हम सॉलिड मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी की जगह पर दूसरी जो तत्व हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये जो लेकिन तत्व की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से तत्व हैं जो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो मिट्टी की कमी को पूरा कर रहे हैं? कौन से ये महत्वपूर्ण तत्व हैं? जैसे आपने बताया कि मिट्टी की कमी को जो पूरा करते हैं, क्योंकि मिट्टी जो पौधे को केवल सपोर्ट देती है और उसके अलावा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। तो जो पौधों को सपोर्ट देने के लिए हम उसमें जो कोकोपीट होता है, नारियल का चूरा जो आम भाषा में कहते हैं, तो नारियल का चूरा है, उसके साथ परलाइट है, वर्मिकुलाइट है, या इसके अलावा भी जैसे जो इसकी साडस्ट जिसको कहते हैं, लकड़ी का चूरा जो बुरादा निकलता है, बिल्कुल, और जो हमारे इसकी धान की भूसी है, इनको भी आप इस्तेमाल फसल कर अवशेष सकते हम हैं। मान सकते हैं उनको। फसल अवशेष नहीं, धान की भूसी। जी, धान जब जैसे धान से चावल निकाल लिया, उसके बाद जो भूसी बचती है, बिल्कुल, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। जी। और जहाँ तक फसलें उगाने की बात है, तो इसमें आप कोई भी सब्जी फसल, अधिकतर फसलें हमारे यहाँ जो हैं हम लोग उगा रहे हैं, उसमें आप टमाटर पैदा कर सकते हैं, शिमला मिर्च पैदा कर सकते हैं, खीरा पैदा कर सकते हैं, पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं, चाहे चौलाई हो, पालक हो, या विदेशी सब्जियां हैं, लेट्यूस है, धनिया है, या चुकंदर है, या और भी कोई भी सब्जी है, उसको आप इसमें उगा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम सब्जियां हैं जिनकी खेती हमारे किसान यहाँ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर हसन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे किसान इस तकनीक को अपनाते हैं और मृदा रहित खेती की शुरुआत करते हैं, इसके लिए लागत कहीं ना कहीं अगर हम पूरा बात करें, क्योंकि एक ढांचा जो है वो ज़रूर चाहिए होता है, आधारभूत ढांचा, उसके लिए कितनी लागत यहाँ हमारे किसानों की आ सकती है? इस खेती को करने के लिए जो एक साधारण ग्रीन हाउस है, जिस ग्रीन हाउस में किसान मिट्टी के सहित खेती करते थे, उसी तरह के ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित खेती भी कर सकते हैं। जी। तो जो ग्रीन हाउस है वो आजकल के अभी भारत सरकार ग्रीन हाउस को प्रोत्साहित करने के लिए किसान को काफ़ी सब्सिडी दे रही है, और ये सब्सिडी राष्ट्रीय उद्यानिक मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन द्वारा पूरे देश में उपलब्ध है। जी, बिल्कुल। और ये जो सब्सिडी आज के डेट में है, 1000 स्क्वायर वर्ग मीटर का जो ग्रीन हाउस है, उसका जो बनाने का जो खर्चा है वो लगभग 8.5 से 9 लाख रुपया आता है। जी, कुल खर्चा होता है, इसमें सिंचाई पद्धति इंक्लूडेड है। जी। अब भारत सरकार इसमें पूरे देश में 50% मिनिमम सब्सिडी उपलब्ध है। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से भी सब्सिडी है, तो कहीं कहीं पर सब्सिडी 70 से 80% भी है। जी। तो उसी जब ग्रीन हाउस तैयार हो जाता है, तो उसी ग्रीन हाउस के अंदर में किसान मिट्टी रहित खेती भी कर सकते हैं। अब मिट्टी रहित खेती करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जैसा कि हमारे इंचार्ज ने बताया, डॉक्टर प्रवीण साहब ने बताया जी, कि मिट्टी रहित खेती करने के लिए या तो हम ग्रो बैग में खेती करते हैं, तो ये ग्रो बैग लगभग 1 मीटर लंबा होता है जी, और एक ग्रो बैग के अंदर में हम टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च और जो हरी पत्ती वाली सब्जी है, इसकी लगभग 3 से 4 फसल ले सकते हैं। बिल्कुल। तो एक जो ग्रो बैग है जिसके के अंदर में कोकोपीट भरा होता है, कोकोपीट, और इसमें हम कुछ परलाइट और वर्मिकुलैट भी मिला देते हैं जी। तो ये एक ग्रो बैग को तैयार करने में लगभग 100 से 125 रुपया खर्चा लग जाता है। बिल्कुल, इतना हम मान सकते हैं कि इतनी लागत जो है, इतनी लागत होती है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी बताना कि एक बैग जो ग्रो बैग का जो खर्चा है 100 से 125 रुपया है, एक ग्रो बैग को हम लगभग 3 से 4 फसल साइकिल अर्थात कम से कम 3 साल तक चला सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी समय तक हम मान सकते हैं, एक लंबी अवधि इसकी रहेगी। और कहीं ना कहीं इस अवधि की अब हम बात करते हैं डॉक्टर नीलम, अगर हम किसानों की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जो है एक गंभीरता हमें यहाँ नज़र आई थी जब एक योजना आई मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और ऐसे में क्योंकि अभी जो डॉक्टर हसन ने हमें बताया कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत अगर किसान मिट्टी का विकल्प देख रहे हैं तो वो 3 साल तक चल सकता है। तो क्या माना जाए, क्या ये जो तकनीक है वहाँ तक कहीं ना कहीं किसानों को सफलता दिलाने में संभव हो पाएगी, एक सफलता यहाँ मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो पाली हाउस या संरक्षित खेती है जी, उसमें जैसे आप हमारे केंद्र पर देखते हैं, जो हम लोग किसानों के साथ काम करते हैं, तो क्या शुरू में जब हमारी मिट्टियाँ हैं वो अच्छी रहती हैं, लेकिन जब उनको लगातार हम उनको पाली हाउसेज को, शेड नेट हाउसेज को हम प्रयोग करते रहते हैं, तो हमारी मिट्टियों में बीमारियां पैदा हो जाती हैं कुछ साल के बाद। और होता क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो हमारा कम से कम 20 साल चलता है। तो हमारे किसान भाई मायूस हो जाते हैं कि अब तो मेरी मिट्टी ख़राब हो गई है और हम अब कैसे करें, क्या करें, वो स्ट्रक्चर मेरा बना पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक विकल्प सुझाया है कि जब तक आपकी मिट्टी अच्छी है, आप मिट्टी पे खेती करिए, लेकिन जब आपके मान लीजिए आपने एक संरचना बना दी, आपने पैसा लगा दिया, और पैसा लगाने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ साल बाद आप इसमें खेती कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी इतनी बीमार हो गई है किसी तरह से,
तो आपको करना क्या है, वो मिट्टी की जगह जैसे हमारे जो प्रधान वैज्ञानिक हमारे केंद्र के उन्होंने बताया कि आप उसकी जगह जो मृदा रहित खेती है, जैसे कि डॉक्टर प्रवीण ने बताया और डॉक्टर हसन ने बताया कि आप नारियल का बुरादा है, चूरा है, जो लकड़ी का बुरादा है, और परलाइट, वर्मिकुलाइट है, और इसको भी आप पाट में भर के, गमले में भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है किसानों की सुविधा के लिए कि किसान मान लीजिए पाट में भरने में उनको मुश्किल हो और उनको ना इतनी प्रशिक्षण हो और ना जानकारी हो, तो ग्रो बैग्स बने हुए भी मिलते हैं बाजार में, और उनको भी ग्रो बैग्स को भी आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर हसन ने बताया 3 साल तक आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपने बताया था कि जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब जो मृदा में आपका जो पोषक तत्व हैं उनकी समस्या से भी निदान किसान इसमें पा पाते हैं, क्योंकि इन सब अगर आप मीडिया को प्रयोग करेंगे तो आप नपा तुला आप न्यूट्रिएंट उसकी पौधे की जड़ पर उसकी आवश्यकता के अनुसार संभव हो पाता है, जिसको आप दे पाते हैं, जो कि और किसी तरीके में इतने जल्दी से संभव नहीं हो पाता है। हम कह सकते हैं जो लागत है वो हमारे किसान की कम होगी और मुनाफा यहाँ बढ़ सकता है। यस, क्योंकि जो आप जितनी भी आप देखिए खादें देते हैं, हमारे परंपरागत खेती अगर आप गाँव में देखने जाएँ तो हमारे किसान भाई अपनी पूरी फसल में 3 या 4 बार में पूरी खादें डाल देते हैं। उससे होता क्या है, हमारे पौधे उतना तो ले नहीं पाते हैं और हमारी खादों का ज़्यादातर हिस्सा या तो पानी के साथ बह के चला जाता है, या तो वो पूरा हवा में उसकी खादें बहुत सारी उड़ जाती हैं। लेकिन इस तरह से संभव है कि हम पौधे को की ज़रूरत के मुताबिक हर दिन जितना उसको आवश्यकता है हम उतना नाप तोल के दे सकते हैं। तो जो हमारी खादों की लागत है किसान भाइयों की वो कम हो जाएगी, और जो हम देंगे, मान लीजिए अगर हम 1 किलो पैदा करने के लिए कुछ खाद हम दे रहे हैं तो आपकी खाद की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो लागत भी किसान भाइयों की शुरू में तो लागत लगती है, क्योंकि उनको सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, संयंत्र तैयार करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी आर्थिक मदद है, आर्थिक मदद हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल उपलब्ध है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। तो इसलिए लागत के मामले में किसान भाइयों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको ठीक से जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, जाना जो है वो बेहद ज़रूरी, और वही जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए आज हम आपको दे भी रहे हैं कि आखिर कैसे ये संभव है कि बिना मिट्टी के हमारे किसान खेती कर सकते हैं। लेकिन यही अब जो एक असंभव सी बात लगती है, संभव हो यहाँ पर लगातार हम देख पा रहे हैं, इसके जो सफल परिणाम है वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन इसकी और जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम बात करते हैं, आपने हमें बताया जो विकल्प है हमारे किसानों के पास वो कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो किसान है वो एक समय पर एक ही फसल यहाँ लेंगे या एक के साथ दूसरी फसल भी इसमें ली जा सकती है? नहीं, अगर किसान जैसे उनके पास अगर वो 100 वर्ग मीटर में जो मृदा रहित कृषि कर रहे हैं, उनकी अपनी आवश्यकता के हिसाब से या वो बाज़ार की आवश्यकता हिसाब से वो ये खुद उनको करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि वो एक फसल लेना चाहते हैं। जो 100 वर्ग मीटर अगर एरिया जो है वो ले रहे हैं तो उसमें वो केवल टमाटर की खेती करना चाहते हैं। लेकिन अगर घर में कोई अपने घर की आवश्यकता के हिसाब से कोई खेती करना चाहता है, इस तरह की अपनी छत पे करना चाहता है या अपने घर में करना चाहता है, तो वो अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से कि उसको कितनी की ज़रूरत है तो वो उस हिसाब से उस जो जगह है उसका इस्तेमाल विभिन्न फसलों के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय की जो फसलें हैं जो ऋतु में आती हैं उन सारी फसलों को वो लगा सकते हैं। बिल्कुल, सारी फसलें का चयन वो कर सकते हैं, एक नई विधि। लेकिन यहाँ डॉक्टर प्रवीण आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हम अक्सर हम देखते हैं जब अच्छी उन्नत उपज की हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि नर्सरी पहले तैयार हो, उसके बाद उसको हम रोपाई कर सकते हैं खेत में ले जाकर जहाँ मिट्टी होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिट्टी तो है ही नहीं, बिना मिट्टी के हम खेती कर रहे हैं, तो क्या यहाँ भी जो हमारी पौध है उसको एक जगह से दूसरी जगह हम स्थानांतरित कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कुछ सब्जियाँ हैं जिनकी कि आप सीधे बिजाई करते हैं, बीज से ही जिनको लगा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं कि जिनको आप पहले उनका पौध तैयार करते हैं, नर्सरी डालते हैं, उसके बाद नर्सरी को आप रोपित करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर आपने जैसे टमाटर लगाना है, शिमला मिर्च लगानी है या दूसरी कोई फसल लगानी है जो पौध जिसकी पहले रोप बनानी है, तो आप पौध बनाएंगे तो हम मृदा रहित मिक्सचर का ही इस्तेमाल करते हुए पौध तैयार करते हैं। और उसके बाद उस पौध को हम बड़े, चाहे वो आपके पास गमले हैं या आपके पास ट्रेंचेज हैं या आपके पास ग्रो बैग्स हैं, जिनमें भी आप लगाना चाहें तो उस पौध को ही आप उसमें स्थानांतरित कर दें और उसके बाद जैसे सामान्य फसल उगाते हैं उसी तरह हम उसको लगा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह, यानी कोई ज़्यादा मुश्किल हमारे किसानों के सामने यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन जानकारी जो है ये बेहद ज़रूरी हो जाती है, जानकारी हो। डॉक्टर हसन, आपसे भी हमें यहाँ समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि एक ढांचा जो है उसमें थोड़ी सी ज़रूर लागत आएगी, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास जो आर्थिक मदद है सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में वो मिल जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर हम किसान जो ढांचा लगा देते हैं लेकिन उसमें सिंचाई की बात की जाए या सर्दी का जो मौसम है, ऐसे में वहाँ पर आपको तापमान जो है उसको नियंत्रण में रखना, उसके लिए किस तरह की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो
ग्रीन हाउस है उसके अंदर मिट्टी रहित खेती की जा सकती है जी। तो ग्रीन हाउस में इस तरह के खेती के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि पानी और जो न्यूट्रिशन है इस पर विशेष ध्यान दिया जाए जी। क्योंकि ज़्यादातर जो ये मृदा रहित खेती में हम जो मृदा रहित मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोकोपीट है, परलाइट है, वर्मीकोलाइट है, ये इनर्ट मटेरियल है जी। इसके अंदर अपनी कुछ गुणवत्ता नहीं होती है। तो पौधे को जितने भी पोषक तत्व प्राप्त चाहिए, लगभग 15 पोषक तत्व चाहिए, वो सारे पोषक तत्व की नियंत्रित मात्रा हमें समय समय पर देनी पड़ती है। ऐसा मैडम ने कहा, इसमें सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि हम इसकी नियंत्रित मात्रा पौधे को जितनी चाहिए रोजाना के आधार पर उसके हिसाब से देते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हम क्या तैयारी करते हैं, जो ग्रीन हाउस के अंदर में सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास आधुनिक सिंचाई पद्धति, ड्रिप सिंचाई या फुव्वारा सिंचाई पद्धति लगाना वो अति आवश्यक है। बिल्कुल। और ड्रिप सिंचाई में भी हम ये ध्यान देते हैं कि पौधे में, क्योंकि ये सॉइललेस मीडिया में अपना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिशन कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हम जो ड्रिपर लगाएं इसकी क्षमता 1 से 2 लीटर प्रति घंटा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि हम कोशिश करें कि जो ड्रिप लैटरल पाइप होगी वो 12 से 16 mm की होगी। ड्रिपर मैंने बताया 1 से 2 लीटर प्रति घंटा ड्रिपर है। और बहुत ही सरल किस्म का अगर हम लो प्रेशर ड्रिप इरिगेशन, निम्न दाब ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जिसमें कि हम एक टैंक के द्वारा समय समय पर पौधे को सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी किसान लगा सकते हैं। तमाम पोषक तत्व जो हैं वो हमारी फसल को मिल जाएंगे। लेकिन जानकारी जो है वो हमारे किसान को भी होनी चाहिए। कैसे ये जानकारी जानी है, और ये देखिए ये बेहद ज़रूरी कि जो हमारे किसान हैं उनको सारी जानकारी हो। हालांकि ये जो नई तकनीक है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मृदा रहित खेती की, इसके लिए जो किसान है वो प्रशिक्षण लेने भी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद जो परिणाम है वो कैसे होंगे ये आपको हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे ग्रीन हाउस में, वहाँ दिखाएंगे किस तरीके से बिना मिट्टी की खेती की जा रही है। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम यहाँ लगातार बात कर रहे हैं मृदा रहित खेती की, यानी बिना मिट्टी के खेती की। अभी तक आपने जाना किस तरीके से ये तकनीक है जिसका प्रयोग करके हमारे जो किसान हैं, अगर उनके पास भूमि नहीं है या कम भूमि है, वहाँ पर वो खेती कर सकते हैं। क्या क्या विकल्प है उनके पास, ये आपने जाना। अब सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी मोनालिसा के पास, जो आपको दिखाएंगे वाकई किस तरीके से बिना मिट्टी के खेती की जा रही है। ऐसे में जबकि यहाँ पर किसानों की जो जोत है वो छोटी होती जा रही है और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके अंधाधुंध प्रयोग की वजह से खेत की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कमज़ोर होती जा रही है। ऐसे में फसल का जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। एक बहुत ही अच्छी तकनीक है और वो है मिट्टी रहित खेती, यानी कि बिना मिट्टी के खेती किसान कर सकते हैं। जी हाँ, ये सुनने में बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। आपको हम बताते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से किसान बिना मिट्टी के भी खेती कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है और मिट्टी जनित जो रोग होते हैं उससे भी फसलों का बचाव हो जाता है। हमारे साथ तकनीकी अधिकारी लोकेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये खेती की जा सकती है। लोकेंद्र जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आसपास जब मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो अधिकतर कई तरह की सब्जियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जिनकी खेती बिना मिट्टी के की जा रही है। तो किस तरह से की जाती है ये खेती और ख़ासतौर पे सब्जियों की खेती को क्या फ़ायदे हैं इससे? बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। हमने यहाँ विभिन्न प्रकार के जो गमले यूज़ किए हैं या ग्रो बैग यूज़ किए हैं मृदा रहित खेती करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मृदा रहित खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी। अधिकतर हमारे देश की जो भूमि है, जो मृदा है, जो किसान जिस पर अपनी आजीविका निर्भर है, तो वो विभिन्न कारणों से, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। चाहे वो निमेटोड प्रॉब्लम हो, चाहे वो एसिडिटी हो, सॉइल में अम्लता ज़्यादा हो गई हो, या वो सैलिनिटी हो, लवणीय मृदा हो। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि हम इसमें मृदा रहित खेती का अगर हम प्रयोग करें तो हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और ये खेती कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस खेती में हम एक विशेष प्रकार का माध्यम है जिसे हम कोकोपीट, वर्मिकुलेट और परलाइट, इन तीनों का मिश्रण होता है। तो इसको हम 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकुलेट और 1 भाग परलाइट का मिश्रण यूज़ करते हैं और इसको हम मृदा रहित के रूप में प्रयोग करते हैं। जी लोकेंद्र जी, इसके बारे में हम जानेंगे। मैं चाहूँगी कि पहले आप हमारे दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह की सब्जियां हैं जिसकी खेती आप यहाँ पर बिना मिट्टी के कर रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि जो फसल है वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है, दिखाएं। बिल्कुल सही। ये देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इसमें कि हम इसमें हर प्रकार की सब्जी ले सकते हैं, चाहे वो पत्तेदार हो या बेल वाली सब्जी हो या फलदार सब्जी हो। इसमें हमने यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमने धनिया लगा रखा है, पुदीना लगा रखा है, पालक है, ब्रोकली है, आपने मेथी लगा रखी है और ये लाल गोभी लगा रखी है, चौलाई है, हरी चौलाई है, लाल चौलाई है। और इसमें हम विभिन्न प्रकार की विदेशी सब्जियां तक हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जड़ वाली सब्जियों में जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, उसको भी हम ले सकते हैं। और जैसे बेल वाली सब्जियों में हम तोरी है, करेला है, टिंडा है, खरबूजा है, तरबूज तक हम इसमें ले सकते हैं। और फल वाली सब्जियों में बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च तक हम इसमें उगा सकते हैं। लोकेंद्र जी, यहाँ पे कई किस्म के गमले मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या कोई ख़ास बात है कि छोटे से बड़े आकार के, अलग अलग आकार के गमले यहाँ रखे गए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। ये हमने यहाँ विभिन्न प्रकार के माध्यम जो गमले लगाए हैं उनका एक विशेष प्रयोग हम करते हैं यहाँ। हम इसमें प्रयोगात्मक रूप से भी उनका उपयोग कर रहे हैं। हमने, आप देख सकते हैं, 4 इंची के गमले से लेकर हम यहाँ 14 इंची तक के गमले हमने रखे हैं। तो 4 इंची, 6 इंची, 14 इंची और 10 इंची का गमला यूज़ किया है। तो 4 इंची और 6 इंची के जो गमले हैं, विशेष रूप से हम उनमें पत्तेदार सब्जियां लेते हैं, जैसे कि मेथी है, पालक है, चौलाई है, हरा धनिया है, पुदीना ले सकते हैं। लेकिन जो 14 इंची का गमला और 10 इंची का गमला है, विशेष रूप से हम उनमें फल वाली सब्जियां जैसे टमाटर है, बैंगन है और ये शिमला मिर्च है, इनको हम लेते हैं। इसीलिए इनका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। लोकेंद्र जी, अब हमें ये बताइए कि हम जानते हैं कि जो खेती का आधार है वो मिट्टी ही है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिना मिट्टी के आप खेती कर रहे हैं। तो आधार के रूप में आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ये आप हमारे सामने है, ये 3 भाग ये कोकोपीट है, जिसको हमने इसकी मार्केट में बनी बनाई ईंटें, जिसे हम ब्रिक कहते हैं, वो मिलती हैं। 5 किलोग्राम की ब्रिक मार्केट में मिलती है, जिसको हम 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले हम पानी में, हम एक बड़े टब में पानी में डालकर उसको भिगो देते हैं, जिससे इस तरह का आकार ले लेती है। आप देख सकते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में नमी है इसमें। और ये 3 भाग हमने कोकोपीट लिया है और 1 भाग इसमें हम, ये परलाइट है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये परलाइट है। ये सफ़ेद रंग का दानेदार एक पत्थर होता है जो उसको हम अच्छे तरह ये तोड़ करके हम इसको खेती के लिए हम काम ले रहे हैं आजकल। ये 1 भाग हमने इसमें ये लगा लिया, मिला लिया। और ये जो आप देख सकते हैं, ये वर्मिकुलाइट है, ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही होता है। इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये कोकोपीट जो देख रहे हैं, ये एक माध्यम ऐसा है कि ये पौधों को एक स्टैंड खड़ा करने में मदद करता है। और ये वर्मिकुलाइट जो मिश्रण है, ये जल को, जो वाष्पीकृत जल हो जाता है, उसको रोकता है। इसको हम 3 भाग, 1 भाग में अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जब ये अच्छी तरह मिश्रण मिल जाएगा, फिर हम चयन करेंगे कि हमारी फसलें कैसी हैं। जैसे मैंने बताया कि पत्तेदार सब्जियां और फल वाली सब्जियां। फल वाली सब्जियों का विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम पौध तैयार करते हैं, जो हम नर्सरी है उसमें तैयार करते हैं। और जो पत्तेदार सब्जियां, उनका हम सीधे बीज द्वारा हम उनको हम बोते हैं गमलों में। या बीज का जिक्र, यहाँ पर बीज का जिक्र आपने किया है, मैं जानना चाहूँगी कि जो खुले खेत में खेती होती है उसके जो बीज है, क्या वही सामान्य बीज ही यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं या इसके लिए अलग तरह के बीज होते हैं? हाँ, मैं आपको विशेष रूप से, जैसे आपने कहा बीज की बात चली है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे खुले खेत में जो बीज होते हैं, उन्हीं बीजों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, चाहे वो देसी वैरायटी हो या कोई संकर वैरायटी हो। और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि ये जो है एक आधार देने के लिए है पौधों को, लेकिन मिट्टी से ही पोषक तत्व जो पौधे हैं वो लेते हैं। ऐसे में पोषक तत्वों की आपूर्ति कैसे की जाती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पोषक तत्वों की आपूर्ति इसमें कैसे की जा सकती है? विशेष रूप से जैसे मैंने पहले भी बताया है कि केंचुआ खाद का हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे 3 भाग, एक भाग और 1 भाग का मिश्रण बनाया, तो हम इसमें 1 भाग केंचुआ खाद हम मिला सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की प्रचुर मात्रा इसमें हमें प्राप्त हो जाती है। और यदि हम पौधों को, जब पौधे 25 से 20 दिन के हो जाते हैं, तो उसमें हम मार्केट में उपलब्ध जो पानी में घुलनशील पोषक तत्वों के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के 1 किलोग्राम का पैकेट मिलता है, उनको हम 2 ग्राम 1 लीटर की दर में घोल करके इनमें हम ऊपर से छिड़काव भी कर सकते हैं। इनमें हम पौधों में डायरेक्ट जड़ों में भी हम दे सकते हैं, जिससे इनके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी।
तो क्या अब ये मिश्रण तैयार है? अब किस तरह से इसको गमले में लगाते हैं और पौधों को किस तरह से लगाते हैं, हमें बताएं। बिल्कुल ठीक, ये मिश्रण बिल्कुल लगाने के लिए तैयार है। ये आप देख सकते हैं, ये 10 इंची का गमला है। हम इस गमले को भरेंगे और ये हमारे पास ये बीज है, मूली का बीज है ये। तो इसके हम 2 बीज इसमें हम पहले छेद कर लेते हैं थोड़े से अपनी उंगली की सहायता से। इस तरह से हम इसमें 10 इंची के गमले में 5 से 6 छेद कर लेते हैं और एक छेद में 2 बीज हम डालते हैं, क्योंकि हो सकता है एक बीज हमारा ना जमे तो दूसरा बीज जम जाए। यदि दोनों बीज जम जाते हैं तो एक बीज को हम कुछ दिन पश्चात जब अच्छे से बड़े हो जाएं तो एक निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने बीज लगा दिए हैं इसमें हम, और फिर इसको अच्छे से ढक देते हैं और फिर इसमें पानी हम दे करके हम इसको तैयार कर देते हैं। चाहे पत्तेदार सब्जी हो या जड़ वाली सब्जी हो, इस तरह की सब्जियां इसमें उगाई जा सकती है बिना मिट्टी के। बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसमें बिना मिट्टी के हमने जैसे बीज बोया तो आप देखेंगे कि 4 से 6 दिन बाद इसमें प्रांकुर बाहर निकल आते हैं और ये हमारी 30 से 40 दिन में हम देखेंगे कि काफ़ी अच्छी इसकी बढ़भार हो जाती है और फिर 60 से 65 दिन के अंदर हम इसको ले सकते हैं। और रही हम बात करते हैं पौध तैयार की। ये टमाटर के पौधे हमारे पास हैं, हम इनको भी गमलों में इसी प्रकार लगा सकते हैं। ये 20 से 25 दिन का हमारे पास तैयार टमाटर का पौधा है, जिसको हम बीच में एक पौधा एक गमले में के द्वारा हम इस प्रकार लगाएंगे। बीच में थोड़ा सा हम छेद करेंगे और उसको अच्छे से दबा के हम ये टमाटर का पौधा भी हम इस तरह लगा सकते हैं। ये बताएं कि जैसे टमाटर का पौधा है, कितने दिनों में इसमें फल आने लग जाते हैं? ये 20 दिन की हमने पौध इसमें लगा दी है, तो इसमें 60 से 70 दिन बाद इसमें हम देखेंगे कि फूल आना प्रारंभ हो गया है और उसके 10 से 12 दिन बाद हम इसमें पहली हम तुड़ाई ले लेते हैं। जो सामान्य तौर पर खुले खेत में जो पौधे लगाए जाते हैं उनकी जितनी उपज होती है और इसकी जो उपज है उसमें कितना अंतर है? जो सामान्य खेत में पौधे लगाए जाते हैं उससे गुणवत्ता में ये मृदा रहित खेती करने में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले हम फल प्राप्त कर सकते हैं और उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा हम इसमें हम उपज ले सकते हैं। पानी भी एक समस्या है, पानी की खपत इस तरह की खेती में कितनी होती है? देखिए, इसमें पानी की खपत बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस पानी की जो उपयोग है इसमें 90% तक हम पानी की इसमें बचत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पानी ड्रिप के द्वारा देते हैं, बूंद बूंद के द्वारा पानी देते हैं, तो इसमें हमारी 80 से 90% तक इसमें पानी की बचत हो जाती है। लोकेंद्र जी, ये भी बताएं कि जो गांव हैं वहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की भी समस्या है और सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल काफ़ी होता है, तो यहाँ जिस तरह से खेती की जाती है बिना मिट्टी के, उसमें क्या बिजली की खपत भी काफ़ी होती है? नहीं, देखिए, ये जो हमारा जो संरचनाएं हैं जिसमें हम मृदा रहित खेती करते हैं उनमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जो ग्रीन हाउस बनाए गए हैं इसमें सिर्फ हमारा ढांचा होता है। चाहे हम किसान जो छोटे किसान हैं वो बांस का ढांचा भी बना सकते हैं और जो थोड़े सक्षम हैं कि तो वो लोहे का ढांचा भी बना सकते हैं और उसके ऊपर बस पॉलीथीन लगानी होती है और साइड में हम नेट जाली का प्रयोग करके एक साधारण सा ग्रीन हाउस बना के अच्छी लागत ले सकते हैं। लोकेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है और किस तरह से मिट्टी के बिना भी खेती की जा सकती है उसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में यहाँ पर इस तकनीक पर काम किया जा रहा है। वैसे तो ये इजराइल की तकनीक है, लेकिन भारत पर इस पर जोर शोर से काम किया जा रहा है। शोध और अनुसंधान अब भी इसमें जारी है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं इसमें नज़र आ रही है कि किस तरह से जो किसान हैं वो बिना मिट्टी के भी खेती कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता की फसल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिल सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक आपने जानकारी भी ली थी और यहाँ पर अब आपने देख भी लिया कि किस तरीके से जो बिना मिट्टी की खेती की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं इजराइल तकनीक का अगर हम यहाँ जिक्र करें, क्योंकि लगातार जो तकनीक हैं आगे बढ़ती हैं और यही तकनीक ना सिर्फ कृषि वैज्ञानिकों बल्कि उसके बाद किसानों तक भी पहुँचती हैं, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। और यहाँ आपने देखा कि अगर हम बात करते हैं खासतौर से उन सब्जियों की जो जहाँ पर बिना मिट्टी के उनमें खेती की जा सकती है, यानी अगर हम मटर की बात करें, बैंगन की बात करें, ये तमाम फसलें आपने यहाँ पर देखी किस तरीके से, कितना अच्छे से बल्कि हम कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे रोग हैं जो मिट्टी की वजह से हमारी फसल में आ जाते हैं, तो उन रोगों से आपका छुटकारा हो सकता है और उसके साथ साथ लागत भी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर नीलम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया किस तरीके से बिना मिट्टी के जो खेती है वो करना संभव है अलग अलग फसलों का, लेकिन अगर पूरी तरीके से हम बात करें, क्योंकि एक आपने हमें बताया कि कई ऐसी फसलें हैं जिनको लिया जा सकता है, लेकिन क्या इन तमाम फसलों को जलवायु का विशेष ध्यान देना होगा या किसी भी मौसम की जो फसलें हैं वो तो हम ले ही सकते हैं, जलवायु का कितना इन पर असर पड़ेगा? देखिए, अगर इस बात को समझना है तो आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे जहाँ पर हमारे पास पॉली हाउस या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर नहीं है, पॉली हाउस का मतलब है कि हम जलवायु को अपने ढंग से
परिवर्तित कर पा रहे हैं फसलों के अनुकूल। जी। तो वहाँ पर आपको फसलों का चुनाव करते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये फसलें कौन से मौसम में लग सकती हैं, तब आप मृदा रहित खेती पे जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे किसान भाइयों के पास संरक्षित कृषि के लिए कोई संरचना उपलब्ध है, पॉली हाउस हो चाहे शेड नेट हाउस हो, तो वहाँ पर आपको जो बेमौसम भी मृदा रहित खेती की जा सकती है। दूसरा है कि आपको मृदा रहित खेती में एक चीज़ का और ध्यान देने का आवश्यक है कि जहाँ पर हम अर्बन शहर में जहाँ हम बात करते हैं, वहाँ पर हमारे पास आप देखते हैं कि आप छत में खेती अगर करेंगे, अगर मिट्टी में आप करेंगे तो आपका मिट्टी का खुद का वजन इतना हो जाएगा कि आप ऊपर उसको रखेंगे कैसे, एक्स्ट्रा लोड आपकी बिल्डिंग पे होगा। और दूसरा, उस मिट्टी में जो आपने जैसे कहा था जो बीमारियाँ वो भी आपके पौधे तक पहुँचेंगी। लेकिन इस तरीके से जो आपको खेती करना संभव है कि आप अपनी छत पे या बालकनी पर भी आप आराम से, इसका वजन बहुत कम होता है, जो मृदा रहित जो आपको मिक्सचर प्रयोग करते हैं उन सब का वजन बहुत कम होता है और इनको ले जाना और उतारना रखने में बहुत कम आपको लेबर की आवश्यकता होती है। सुविधाजनक जो है ये यहाँ पर हो सकती है, कैसी तकनीक ये है। और दूसरा जो जलवायु का है, आपको छत में अगर जलवायु आपको कंट्रोल करना है या वातावरण पे हमें नियंत्रण रखना है तो फिर आपको प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर या कोई पॉली हाउस या शेड नेट हाउस आपको बनाना पड़ेगा अगर जलवायु परिवर्तन का रोकने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का नहीं है संरचना और आपके पास संभावना भी नहीं है, आप इतना नहीं पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो फिर आप मृदा रहित खेती को मौसम के अनुसार जो सब्जियां जिस मौसम में लगती हैं उनका चुनाव करना होगा। डॉक्टर हसन, आपसे भी हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारे किसान अगर इसको अपनाते हैं, लागत आपने हमें बताई, लेकिन आखिर हम हमारे जो किसान हैं वो ये सोच रहे होंगे आखिर हम क्यों इस तकनीक को अपनाएं। जो लागत है, जाहिर तौर पर आपने कहा कि शुरू में एक लागत आएगी लेकिन बाद में उसका जो मुनाफा है वो हमारे किसानों को मिल सकेगा, लेकिन इतनी जो लागत है किसान शायद ये भी सोचेगा कि अभी जो वो खेती कर रहा है वहाँ पर उसको इतनी लागत की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आखिर क्यों वो इस तकनीक को अपनाएं। मिट्टी रहित खेती के लिए जो ढांचा चाहिए, संरक्षित ढांचा, वो ग्रीन हाउस तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर किसान कम लागत की खेती करना चाह रहे हैं तो इसका जो अलग वर्जन है, जैसे कि सस्ता वर्जन है, जैसे शेड नेट है, इंसेक्ट प्रूफ नेट है, लो टनल है, पॉली टनल्स है, इसमें काफ़ी कम खर्चा होता है और इन सभी प्रकार के ढांचों में भी ये इस तरह की मिट्टी रहित खेती की जा सकती है। और जो आजकल की जो बात चल रही है कि शहरीकरण में हम अपने घर के बालकोनी में या छत पर छोटे से जगह में एक बिल्कुल सा एक वातावरण चेंज इस तरह से कर सकते हैं कि हमने एक शेड नेट लगा लिया। बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, हम लगभग 180 से 200 माइक्रोन की प्लास्टिक को ढक दिए और अगर बहुत गर्मी पड़ रही है, जिस तरह के जो ख़ास करके जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहर में जो मुख्य समस्या आती है, बहुत अधिक ठंड और बहुत अधिक गर्मी, तो इसमें किसान जो है एक बहुत सरल संरचना मोटी प्लास्टिक द्वारा या शेड नेट है, शेड नेट आजकल 75 से 80% का शेड नेट होता है और ये काला रंग का शेड नेट या हरा रंग का शेड नेट है, उसे पोल के द्वारा अपने छत पर गाड़ दें और इसके अंदर हम जो है मिट्टी रहित खेती कर सकते हैं। तो कम लागत में भी किसान इसकी खेती कर सकता है, लेकिन किसान को ये बात जानना ज़रूरी है कि किसान को करना ये इसलिए आवश्यक है, एक तो बीमारी का इशू है, दूसरी ये बात यह है कि निरंतरन जो हम खेती करते रहते हैं अपने रेगुलर पॉली हाउस में, तो वहाँ पर मिट्टी धीरे धीरे समय में ख़राब हो जाती है, तो आगे के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। और शहर के आसपास मैंने वैसा बताया कि किसान ज़रूरी नहीं कि पूरा एक फुल पॉली हाउस चाहिए, हम वातावरण कई मायनों में हम देख सकते हैं जो खेती है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है हमारे किसानों के लिए। और यही जो जानकारी है ये लगातार हम यहाँ अपने किसानों को दे रहे हैं कि ये देखिए जानकारी जो है जब तक हमारे किसानों के पास पहुँचेगी उस जानकारी को वो अपना सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारे किसान इस जानकारी को अपनाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो और ज़्यादा फ़ायदा हमारे जो किसान हैं वो यहाँ पर कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जैसा कि अब तक आपने जाना कौन कौन से विकल्प हैं हमारे किसानों के पास वो आपने जाने, लेकिन कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है और आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं हैं जो इस तकनीक से, इस खेती से जुड़ी हुई हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए विचार विमर्श। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं, कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे
दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं मृदा रहित खेती के बारे में, यानी किस तरीके से बिना मिट्टी के यानी बिना माटी के हमारे जो किसान हैं वो खेती कर सकते हैं। और आम बोलचाल भाषा में कहा जाए तो किसानों का ये मानना होता है कि जो माटी यानी मिट्टी जो है उसके बिना खेती करना संभव ही नहीं। लेकिन अभी तक आपने जाना भी किस तरीके से सफलतापूर्वक ये खेती हो सकती है। और आपको एक बार फिर हम लेकर चलेंगे हमारी सहयोगी मोनालिसा के पास। वहाँ आपको दिखाएंगे कौन कौन सी वो सब्जियाँ हैं, कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनका विकल्प के तौर पर हमारे किसान भाई चयन कर सकते हैं। सीधे चलते हैं मोनालिसा के पास। हमने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किस तरीके से बिना मिट्टी के खेती की जा रही है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं यहाँ पर जो इस तरीके से की जा रही है। जी लोकेंद्र जी बताएं हमें कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसकी खेती यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियां पैदा की जा रही हैं मृदा रहित खेती के द्वारा। जैसे मैंने कहा, विदेशी सब्जियां विशेष रूप से हम उगा सकते हैं इनमें, क्योंकि विदेशी सब्जियों का जो बाजार है वो ज़्यादा अच्छा है। जो शहरी क्षेत्रों के आसपास किसान रहते हैं और उनसे वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ कैबेज हमने गमले में लगाए रखी है, जिसकी ये पूरी भरपार आप देख सकते हैं, पूरी भरपूर पैदावार हम ले सकते हैं। और पूरा फुल आकार का इसमें इसका हेड बना है, तो ये चाइनीज़ कैबेज है। और आप अपने पीछे देख सकते हैं ये चुकंदर हमने इसमें लगाई है गमलों में, जो जिसका भी हम देख सकते हैं भरपूर उत्पादन हम देख सकते हैं। किसी भी रूप में यह मृदा वाली खेती जो हम करते हैं उससे कम नहीं है। और इसमें विशेष रूप से विशेष बात बताना देना चाहता हूँ कि इसमें बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप भी कम रहता है, क्योंकि ये जो हमारा माध्यम है ये निर्जमीकृत माध्यम है। इसमें किसी भी प्रकार का जो हमारे कीड़े होते हैं उनके अंडे नहीं पाए जाते, और न किसी भी प्रकार का जो हमारे कवक हैं उनका अंश नहीं पाया जाता। तो विशेष रूप से ये फसलों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्हें किसी भी बीमारी या कीड़ों का सामना नहीं करना। बिल्कुल, यानी कि काफ़ी फ़ायदेमंद है अगर बिना मिट्टी की खेती किसान करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी फसल लगाई हुई है? ये भी विदेशी सब्जियों में आती है, इसको हम गांठ गोभी कहते हैं। और ये गांठ गोभी का भी हम देख सकते हैं छोटे गमले में हमने विशेष रूप से इसको लगाया है। ये 6 इंची का गमला है जिसमें हम एक गांठ गोभी हम इसमें ले सकते हैं। इसका भी अच्छा बाजार है और किसान इसको ले सकते हैं। आप पीछे देख सकते हैं हमने इसमें मेथी लगा रखी है 4 इंची के गमले में। जैसे मैंने कहा कि पत्ते वाली सब्जियां हम इसमें लगा सकते हैं विशेष रूप से, तो हमने मेथी पत्तेदार 10 सब्जियां है जो इसको लगा रखे हैं। और इसमें अच्छी गुणवत्ता वाली हम इसमें फसल ले सकते हैं। और उसमें आप देखिए ये मेथी बड़े गमले में भी 10 इंची के गमले में भी हमने इसमें मेथी लगा रखी है। आप और भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के आगे यहाँ पे नजर आ रहा है बहुत ही खूबसूरत ये पत्तेदार सब्जी यहाँ पे है। हाँ, देखिए कितनी सुंदर आप देख सकते हैं इसमें सब्जियाँ। इसमें हमने 3 प्रकार की संरचनाएं यूज़ की हैं। मतलब अगर हम आकार के तरीके से देखें तो इसमें 4 इंची के हमने पॉट्स इस्तेमाल किए हैं, छोटे गमले इस्तेमाल किए हैं। और इसमें हमने 6 इंची के गमले इस्तेमाल किए हैं, 10 इंची के गमले इस्तेमाल किए हैं हमने। तो तीनों में हमने इसमें लगा के देखा है और इसमें भरपूर पैदावार किसान ले सकता है। बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि लागत ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो वो 4 इंची के गमले में लगा सकते हैं। और ये लेटूस जिसका जो बाजार है बहुत ही अच्छा है शहरी क्षेत्रों में, और अच्छा मुनाफा किसान लेटूस के द्वारा भी हम कमा सकते हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि ये जो पत्ते हैं ये कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ताज़ी यहाँ पे पत्तियाँ नज़र आ रही है और सलाद में भी इसे लोग खाते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी मांग है। तो टेरेस गार्डन अगर आपके पास है तो फिर वो टेरेस गार्डन में भी इस तरह की जो सब्जियाँ हैं वो आप उगा सकते हैं बिना मिट्टी के। इसमें साफ़ सुथरी अच्छी जो पैदावार है फसल की वो मिल जाती है। और भी यहाँ पे कौन सी सब्जियां हैं ये हमें दिखाएं। हाँ, ये देखिए आप, इसमें लाल गोभी हम जिसको हम रेड कैबेज बोलते हैं, जिसका भी बाजार ज़्यादा अच्छा है। और इसमें पोषक तत्वों की हम विशेष रूप से बात करें, पोषक तत्वों की उत्पादन के साथ साथ ये आज के परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना पड़ता है कि पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में हमें सब्जियों से प्राप्त करें। और विदेशी सब्जियां जो महंगी सब्जियां हैं उनमें पोषक तत्वों की मात्रा विशेष रूप से अच्छी पाई जाती है। तो लाल गोभी है, आप देख सकते हैं लाल गोभी का भी अच्छा इसमें हम फूल प्राप्त कर सकते हैं, जिसको अच्छे दामों में मार्केट में बेच सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं छोटी मूली, लाल मूली हम जिसको बोल सकते हैं, ये तुड़ाई के लिए मतलब बेचने के लिए तैयार है। इसका आप देख सकते हैं इसने एक आकार ले लिया है। उसके पत्ते और ये नीचे का फल जो गांठ है इसको भी हम छोटी लाल मूली के रूप में हम
खा सकते हैं। बहुत अच्छी इसमें पोषक तत्व होते हैं और किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बिल्कुल, एक और बहुत अच्छी सब्जी यहाँ पे, या फिर कहें कि जो पुदीना पत्ता है वो यहाँ पे दिख रहा है। जो किचन गार्डन जो औरतें लगाती हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, वो घर में चटनी बना के खिला सकती हैं और इस तरह से खुद भी जो है वो एक तरह से किचन गार्डन में लगा सकती हैं इस तरह की सब्जियाँ। मैं आप बात करना चाहूँगा किचन गार्डन की या छत पर बागवानी, जो लोग शौकीन हैं और अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं, अपने छोटे से बालकनी जो होती है, क्योंकि आजकल आप प्राय देखा गया है कि शहरों में घर छोटे होते हैं, उनकी या तो बालकनी होती है, किसी के पास तो छत नहीं होती, किसी के पास छत होती है तो बालकनी नहीं होती, ऐसा भी देखने में आया, या किसी के पास छोटी घर के आंगन में बगिया होती है। तो विशेष रूप से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हम जो महंगी सब्जियां हैं मार्केट में, जिनका जो मूल्य है वो 100 रुपये किलो या 200 रुपये किलो होता है, वो भी अपने घरों में महंगी सब्जियां, जैसे हमने पीछे आप देख सकते हैं, ये हमने रंगीन शिमला मिर्च लगाई है। ये लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च होती है, जिसका मार्केट में रेट 100 रुपये से लेकर 200-300 रुपये तक का हम किसी भी मॉल में या किसी भी कहीं भी हम महंगे मार्केट में ये इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो घरों में भी ये सब्जियां उगाकर हम अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लोकेंद्र जी, ये भी हमें बताएं कि जो बेमौसमी सब्जियां हैं, क्या उनकी भी खेती इस तरह से की जा सकती है? हाँ, विशेष रूप से मैं बेमौसमियों की सब्जियों के बारे में बात करना चाहूँगा। बेमौसमी सब्जियां भी इन संरचनाओं में की जा सकती हैं। उसके लिए हमने विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यदि आप छत पर लगा रहे हैं या अपने गार्डन में लगा रहे हैं या किसान भी अपने खेत में लगा रहा है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा जो जब गर्मियाँ आती हैं तो विशेष रूप से एक छायादार नेट होता है, नेट जाली होती है, उसका प्रयोग कर करके हम इसमें बेमौसमी सब्जियां लगा सकते हैं। और विशेष रूप से सर्दी की बात करना चाहूँगा तो सर्दी के मौसम में हम देख सकते हैं कि जो भी आपकी संरचनाएं या आप छत पर लगा रहे हैं, तो छत पर आप बांस गाड़ दें या कोई पोल लगा लें, तो उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन आती है, तो उसका प्रयोग करके हम बेमौसमी सब्जियां ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो किसान है वो बेमौसमी सब्जियां भी लगा सकते हैं, इससे उनको व्यावसायिक लाभ बहुत ज़्यादा है। और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें किचन गार्डन या टेरेस गार्डन लगाने का बहुत शौक है और वो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहते हैं, तो वो अपने घर में भी इस तरह से इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मनपसंद सब्जियां वो घर में ही उगा सकते हैं। शुक्रिया मोनालिसा, एक बार फिर आपका। देखिए, बेमौसमी सब्जियां जो हैं किस तरीके से उनसे हमारे जो किसान हैं फ़ायदा उठा सकते हैं, और ख़ास तौर से वो भी सब्जियां जिनको लगातार जिनका हम सेवन भी कर सकते हैं, यानी अपनी दिनचर्या में शामिल करें। काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व उनसे मिलते हैं, और ख़ास तौर से इसके तहत आप जो विदेशी सब्जियां कहीं जाती हैं उनकी भी खेती कर सकते हैं। ब्रोकली की बात की जाए, लेट्यूस की बात की जाए, ये तमाम विकल्प हमारे किसान इसका चयन कर सकते हैं और इसमें हमारे किसानों को दुगना मुनाफा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और जानकारी है, वो और थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। डॉक्टर प्रवीण, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर हमारे जो किसान हैं वो विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं, ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा इसमें उनको काफ़ी है, लेकिन अगर इसकी जानकारी उनको नहीं है, कहीं ना कहीं वो नुकसान भी यहाँ पर थोड़ा सा हमारे किसानों को हो सकता है। लेकिन किसानों में थोड़ी सी खिचक यही होती है कि नई तकनीक आई है, कहीं ना कहीं लागत ज़्यादा होगी, हो सकता है उसके बाद उनको नुकसान हो। इसके लिए क्या किसी तरह का जो प्रशिक्षण है वो बाकायदा किसानों को दिया जा रहा है सिर्फ इस तकनीक के लिए? हम लोग समय समय पर तो प्रशिक्षण आयोजित करते ही हैं। किसानों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण होते हैं हमारे यहाँ पे, जिनमें हम 1 दिन का प्रशिक्षण भी है, 3 दिन का प्रशिक्षण भी है और 5 दिन का प्रशिक्षण भी हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो विदेशी सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो विदेशी सब्जियों में यह है कि एक समस्या हो सकती है कि उनका जो बीज है वो उन्हें हर जगह उपलब्ध ना हो। लेकिन जो बड़े शहरों के आसपास हैं या जहाँ तक चलन पहुँच गया है, क्योंकि ब्रोकली तो आज आम सब्जी हो गई है लगभग, क्योंकि हर शहर में आपको इसका बीज मिल जाता है। लेकिन जैसे लेट्यूस है, केल है, पासले है, सेलरी है या पाकशोय है, तो इनका जो बीज है वो केवल बड़े शहरों तक ही सीमित है। या तो आप जैसे हमारे संस्थान का जो हमारा अनुसंधान केंद्र कटराइन कुल्लू में है, तो कुछ सब्जियों का बीज वहाँ पे वो उपलब्ध होता है। लेकिन अधिकतर जो बीज है वो बाज़ार से ही लेना पड़ता है विदेशी सब्जियों का, और वो केवल बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है। यही एक समस्या हो सकती है। बिल्कुल, और इस समस्या के लिए भी लगातार किसानों को बताया जाता है कि बाज़ार का वो ख्याल रखें जब भी इस तरह की वो खेती करते हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए डॉक्टर हसन, आपसे भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा। आपने लगातार हमें बताया कि किस तरीके से जो हमारे किसान हैं लागत उनकी कम हो जाती है, अनुदान भी मिलता है, और एक ढांचा जिसकी ज़रूरत उनको सबसे ज़्यादा होती है उसके लिए भी सारी जानकारी दी जाती है। लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है, इस तरह की जो तकनीक है इसके लिए कहीं ना कहीं किसानों के सामने चुनौतियाँ भी हैं? कैसे आपको लगता है, क्या नज़रिया आपका इन चुनौतियों को लेकर, कैसे इनसे हमारे किसान हैं वो आगे निकल सकेंगे? देखिए, बदलते जलवायु के इस युग में ख़ास करके आजकल जो पौध का पूरा वातावरण है उसके पास 2 तरह का मुख्य स्ट्रेस आ रहा है।
एक जो हम जिसे कहते हैं जैविक स्ट्रेस, बायोटिक स्ट्रेस है, जिसके अंदर में तरह तरह की बीमारी आ रही है, और दूसरा जो एबायोटिक स्ट्रेस है, जिसके अंतर्गत में जो ये तापमान का ऊंचा नीचा होना, आर्द्रता, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, तो ये अब एक आम समस्या हो गई है। और इस तरह की समस्या पूरे देश में लगभग हर जगह पर किसान को अलग अलग तरीके से होने जा रहा है। इसलिए आने वाले युग में इस तरह की खेती का एक विशेष स्थान है। इसलिए हम अपने जब किसानों की प्रशिक्षण और अधिकारियों के प्रशिक्षण करते हैं, तो दो भी किसान यहाँ आते हैं, चाहे वो गेहूं धान वाले हो, उनको हम अपने परंपरागत जो खेती वो करते हैं उनके लिए मना नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि साथ साथ में इस तरह की खेती के लिए सबसे बड़ा आवश्यक ये चीज़ है कि बहुत से छोटे से एरिया में, चाहे वो खेत के एक छोटे से भाग में हो या बालकोनी में हो, छत में हो, किसान भाई इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो हम किसान को जो हमारे मुख्य फसलें हैं देश की, जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है, वो करते रहें, और साथ साथ में इस तरह की खेती का छोटा सा भाग ले करें, तो उनको कॉन्फिडेंस होगा, और फिर वो जो बड़े ग्रीन हाउस में वो कर पाएंगे। तो छोटे ग्रीन हाउस में वो मृदा रहित खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं, और उसमें सारी प्रशिक्षण और सारी जानकारी हम लोग समय समय पर यहाँ पर देते रहते हैं, और किसान बड़े आराम से कर सकते हैं। डॉक्टर नीलम, आपसे अगर जानना चाहेंगे, आने वाले समय की अगर बात की जाती है, कहीं ना कहीं चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन किस तरह की संभावनाएं आपको लगती हैं? लगातार नई तकनीकें आ रही हैं, योजनाएं आ रही हैं किसानों के हितों को देखते हुए, लेकिन इस तकनीक के भविष्य के बारे में अगर हम बात करें, क्या संभावनाएं आपको नज़र आती हैं? देखिए, हमने सबसे पहले जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था हमारे देश में बहुत सारी ऊसर ज़मीन है जिस पे किसी तरह से खेती कर पाना संभव नहीं है, जबकि वहाँ पर जल उपलब्ध है, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हमारे पास ज़मीन है लेकिन जल उपलब्ध नहीं है। तीसरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी ज़मीन पथरीली है, और हमारे किसान भाइयों के लिए जलवायु अच्छी है, लेकिन ज़मीन पथरीली होने की वजह से खेती नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारे इस तरह के परिस्थितियों में जो हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, उनको दिन पे दिन उनके सामने समस्याएं बढ़ती जानी हैं। तो जो हम लोगों का केंद्र पर संस्थान में जो हम लोगों ने काम शुरू किया, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते हैं कि जहाँ आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है, पानी बहुत बढ़िया, आप वहाँ पे जाइए, लेकिन जहाँ पर हमारे किसान भाई किसी तरह से उनके पास ऐसी खस्ता हाल चीज़ें हैं, जल बहुत कम है, उपलब्ध है लेकिन बहुत कम है, ज़मीन बहुत छोटी हो गई है, पथरीली हो गई है, ऊसर ज़मीन है, तो ये जो सब ज़मीनें हमारे देश में अगर आप हिसाब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उन जगहों पर इस तरह की तकनीक से खेती करने को हम आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं कि आजकल हमारा जो स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप में हमारे जो गाँव में हमारे जो बेरोजगार हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो नौकरी की तलाश में शहर की तरफ आते हैं, उनको ये अपना व्यवसाय की तरह शुरू कर सकते हैं। वो मिल के इस तरह के काम को, जहाँ पर बड़ी ज़मीनें हैं जिनका हम अभी खेती उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह के, जैसे हमारे केंद्र में हम लोग विदेशी सब्जियां बहुत सारी लगा के 2-3 साल से हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से हो पा रही हैं। तो हमारे गाँव के जो बेरोजगार भाई बहन हैं, वो अपने व्यवसाय की तरह इन सबको अपना करके और इन सब्जियों को हम अच्छा मार्केट में दे सकते हैं। तो इसकी संभावनाएँ तो अपार हैं, लेकिन यही है कि संभावनाएं तलाशने के लिए पहले आपको एक कदम बढ़ना होगा आगे। और वो बढ़ने के लिए अगर आपको कभी भी लगे आपके काम करते वक्त कि आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई समस्या है जिसका आपको समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र पर, जहाँ पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे किसान भाइयों का स्वागत है। वो आएँ, हमारे साथ यहाँ रह के वो सीखें, काम करें, और कोई भी उनकी समस्या है तो हम उसको दूर करने का पूरा हर संभव प्रयास करेंगे। और लेकिन इसकी संभावनाएं तो अपार हैं, और इसको उनको किसान भाइयों को अपनाना जरूर चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। बिल्कुल, संभावनाएं अपार हैं, और नई तकनीक जिसको हमारे किसानों को ज़रूर अपनाना चाहिए, जिससे, क्योंकि इससे देखिए तकनीक जो है नई तकनीक, लेकिन ये एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत हमारे किसानों को मुनाफा हो सकता है। डॉक्टर प्रवीण, एक और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे। मुनाफे की लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन कृषि की बात की जाए या किसी दूसरे पहलू की हम बात करते हैं, तो हर एक चीज़ में दो पहलू आते हैं। इसी तकनीक के दूसरे पहलू की अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने बात किया कितना मुनाफा हो सकता है, लेकिन क्या इस तकनीक के तहत अगर हमारे किसान सावधानी ना बरतें या विशेषज्ञ सलाह जो देते हैं उसको ना माने, तो किस तरह का नुकसान उनका हो सकता है, जिससे जानकारी आप देंगे तो उस नुकसान से बच सकेंगे हमारे किसान? देखिए, हर तकनीक के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। और जैसे अभी आप जो कह रहे हैं, जिन लोग ओपन में खेती करना चाहते हैं, मतलब सॉइललेस कल्टीवेशन करना चाहते हैं, इसके अलावा भी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का पिछली बार उन्होंने साइंस कांग्रेस में भी कहा कि वर्टिकल फार्मिंग की बात करी उन्होंने जी। तो हम जो सॉइललेस कल्टीवेशन है, मृदा रहित खेती को हम वर्टिकल फार्मिंग में भी ले सकते हैं जी। तो जो घरों में लोग कर रहे हैं, जिनके पास जगह कम है, बालकनी में है, तो वो उस तरह टायर सिस्टम में
कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा भी है हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, तो उस तरह वो उनकी घर की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। तो एक तरह से खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा जी, फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दोनों होगी। दूसरा जो नुकसान और उस फायदे की बात है, तो जैसे एक तो है कि बाज़ार को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर जो विदेशी सब्जियां हैं उनकी आप खेती कर रहे हैं और उनके लिए आपके पास बाज़ार उपलब्ध है तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है जी। दूसरी ये है कि अगर आपने वो सब्जियां तो पैदा कर ली लेकिन आपने बाज़ार को ध्यान में नहीं रखा जी, तो आपके पास उत्पाद तो उपलब्ध है, बिल्कुल बाज़ार उपलब्ध है, जिसे आप बात कर रहे हैं कि बाज़ार को ध्यान में रखना होगा, लेकिन किस तरीके से हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे जो किसान हैं उनको क्योंकि मार्केट की जो पूरी जानकारी है वो नहीं हो पाती, तो किस तरीके से उन्हें सारी मार्केट की जानकारी हो जिससे उन्हें अच्छा जो उनका उत्पाद है उसके अच्छे दाम और भाव मिल सकें। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जैसे हमारे दिल्ली से जुड़ा हुआ राजस्थान है जी, राजस्थान में एक छोटा सा शहर अलवर है, इसके आसपास दूसरे भी जो शहर हैं जहाँ पे आजकल जो आप देखें टूरिज्म की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जगह हैं वहाँ पे बाज़ार आसानी से उपलब्ध हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे बाहर से पर्यटक आते हैं तो अधिकतर जो विदेशी पर्यटक हैं उनको विदेशी सब्जियों की आवश्यकता होती है, तो जो आसपास में आपके होटल्स हैं उनकी मांग होती है विदेशी सब्जियों की, तो वो उनके लिए सुविधाजनक होगा कि वो ताज़ी सब्जियां हमारे वहाँ के किसानों से लेंगे, बनस्पति की वो दूर से वहाँ पे सब्जियां आएंगी। बिल्कुल। दूसरा, अगर हम इनको अपने लोगों में जागरूकता पैदा करें कि अगर हम खुद जैसे हम जानते हैं कि हम मसालों के सबसे बड़े पैदावार करने वाले हैं, भारत सबसे बड़ा पैदावार करता है, लेकिन हम उनका कंजम्पशन भी खुद सबसे ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम जानकारी मतलब अवेयरनेस लोगों के अंदर जानकारी दें, जैसे ब्रोकली धीरे धीरे लोगों के चलन में आ गई, लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, रंगीन शिमला मिर्च है, लोगों ने धीरे धीरे उसे अपनाना शुरू कर दिया। तो अगर इस तरह से हम लोगों को जानकारी दें, समाज में जागरूकता फैले, तो कि विदेशी सब्जियां जो लाभदायक हैं उनको हम अब खुद जब हम उनको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो उनका बाज़ार भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, बाज़ार भी बढ़ सकेगा। लेकिन साथ ही डॉक्टर हसन, जो हमारे किसान हैं उनको शायद ये लगता है, शायद एक भ्रांति थोड़ी सी ये आ जाती है कि नई तकनीक है तो ज़ाहिर तौर पर उनकी लागत ज़्यादा हो जाएगी और उनको जो लाभ की उम्मीद है, मुनाफे की उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं लागत ज़्यादा होगी तो नुकसान में तब्दील ना हो जाए। इसके लिए आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, किसान को ये बात ज़रूरी बताना है कि ये चूँकि एक आधुनिक तकनीक है और एक नई तकनीक है, तो नई तकनीक के बारे में किसान को जानकारी लेना, उसे देखना, प्रशिक्षण लेना ये अति आवश्यक है। तो हमारा पहला कदम ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर तरह तरह के मॉडल हैं ग्रीन हाउस के, मिट्टी रहित खेती के, तो किसान भाई आजकल पूरे देश के किसान हमारे संस्थान में आते हैं और ख़ास के इस केंद्र में आते हैं जी। और आजकल भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम है और जैसे आत्मा है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिसके अंदर किसान आते हैं। तो सबसे पहला कदम हम किसान को जो है वो सबसे पहले उनको एक्सपोजर विजिट कराते हैं, जो सबसे चीज़ है कि किसान अपने आँख से उस चीज़ को देखें कि किस तरह से हम लोग सालों भर मिट्टी रहित खेती बड़े आसानी से कर रहे हैं, तो इससे किसान का एक कॉन्फिडेंस होता है। बिल्कुल। दूसरा चीज़ तब होती है प्रशिक्षण की बात, तो फिर प्रशिक्षण का अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल है। हमारे इंचार्ज ने भी बताया, डॉक्टर परवीन ने भी बताया कि यहाँ पर सालों भर किसान को अधिकारी को और 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की खेती होती है, तो वो चीज़ करके किसान ये चीज़ सीखते हैं। बिल्कुल। सीखने में ये आवश्यक है, ये यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये बात है, मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है, क्योंकि इस तरह की खेती में मिट्टी में भगवान ऊपर से उसके अंदर सभी कुछ देते हैं, लेकिन मिट्टी रहित खेती में जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें अपना कुछ नहीं है, तो हमें सारा न्यूट्रिएंट्स को देना पड़ता है जी। और आर्द्रता की बड़ी विशेष ध्यान रखनी पड़ती है, जिसके लिए कि मैंने बताया कि ज़रूरी है कि हम उसमें आधुनिक सिंचाई प्रणाली अपनाएं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का कि अगर किसान आधुनिक सिंचाई प्रणाली लगाएंगे और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या क्या स्रोत है, और किसान भाई को बताना चाहूँगा कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो वो आम खाद इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिया फास्फेट है, एसओपी है, एमओपी है, 18-18-18, ये सभी खेती ये सभी खाद ये मिट्टी रहित खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनकी कितनी मात्रा दिया जाए, कैसे दिया जाए, इस पर अगर थोड़ी सी किसान ध्यान रख ले तो इसमें बिल्कुल ही मुनाफा होगा। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। बिल्कुल, ये मुख्य बातें हैं जिनका ख्याल हमारे किसान भाई रखेंगे तो जाहिर तौर पर हमारे किसानों को मुनाफा ही होगा। नुकसान की जो यहाँ पर संभावना कहें वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ हमें ये जानना होगा, इसके साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, अगर इनका लाभ हमारे किसान उठाते हैं तो और भी ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है। और जो लागत की एक लगातार बात हमने यहाँ पर की, जहाँ बात हम कर रहे हैं मृदा रहित खेती की, वो लागत भी आपकी कम हो सकती है। डॉक्टर नीलम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर इस तकनीक को हमारे किसान अपनाते हैं तो इस तकनीक के तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा हमारे किसानों को हो सकता है?
देखिए, हमारे किसान भाई जहाँ भी प्रोग्राम इसको देख पा रहे हों, तो अपने ज़िले के 2 अधिकारियों से उनको संपर्क करना होगा। एक उनका जिला उद्यान अधिकारी और एक दूसरा जिला कृषि अधिकारी। हमारे जितनी भी योजनाएं हैं किसानों को सब्सिडी देने के लिए, अनुदान देने के लिए, इन विभिन्न तकनीकों पर इन 2 अधिकारियों के माध्यम से दी जा रही हैं। अगर आप बागवानी के बारे में जो भी आपको चाहे अंदर प्लांटिंग मटेरियल है, नर्सरी बनाने के लिए सामान है, आपको जो अब नर्सरी का मटेरियल है जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें सॉइललेस मीडिया में, जो मीडिया मतलब चाहे हमारा नारियल का बुरादा हो, चाहे कोकोपीट, ये जिसको हम कोकोपीट कहते हैं, वर्मिकुलाइट हो या परलाइट हो, ये सारा, और जो ट्रेज हैं ये सारे हमारे जिला उद्यान अधिकारी के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। और दूसरा जो उनको बनाने के लिए अनुदान भी है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जिसको हम संरक्षित खेती कहते हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर्स चाहिए, चाहे वो पॉली हाउस हो, चाहे शेड नेट हाउस हो, चाहे इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है, ये सारे हमारे जिला उद्यान अधिकारी से किए जा रहे हैं। और जो हमारे ओपन खेत में आप ड्रिप और स्प्रिंकलर लगा के भी इसके माध्यम से खेती कर सकते हैं, जिनके पास ये स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन वो खेती मृदा रहित खेती करना चाहते हैं, वो अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करेंगे किसान भाई, तो उनको अनुदान मिलता है। बिल्कुल, अनुदान के साथ साथ सारी योजनाओं की देखिए जो जानकारी है वो हमारे किसानों को मिल सकती है। और वही जानकारी देने की हमने यहाँ से भी कोशिश की कि आखिर कैसे बिना मिट्टी के खेती कर पाना संभव है। साथ ही हमारे विशेषज्ञ जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपको भी शुक्रिया। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो भी समझ पाए होंगे कि किस तरीके से बिना मिट्टी के खेती करना संभव है। और ख़ासतौर से देखा जाए तो ना सिर्फ सरकार बल्कि जो किसान हैं वो भी गंभीर हो चले हैं। एक तरफ योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी जिन किसानों के पास भूमि है, ज़्यादा मिट्टी है, उसकी वो जाँच कराकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और जिन किसानों के पास ये विकल्प नहीं है, यानी कम भूमि है, तो उनके पास ये दूसरा विकल्प है जिसके तहत वो अब बिना मिट्टी के भी खेती कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज विचार विमर्श में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।